गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग कल पार्ट 1 में भारतीय समाज से संबंधित कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस को देखे थे, तो उसके आगे हम लोग आज पार्ट 2 के रूप में आगे बढ़ाते हैं। कुछ और क्वेश्चन, टॉपिक सेम है, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं तुरंत, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका क्या कि निम्न में से संयुक्त परिवार के गुण हैं। संयुक्त परिवार से मतलब आप जान रहे होंगे, है ना, जिसमें दादा दादी, उनके बच्चे और उनके नाती पोते ये सब रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार बोलते हैं ना। तो इसमें क्या बोलते हैं कि क्वालिटी क्या है, इसमें गुण क्या है, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सामान्य हितों की रक्षा, बचत, अनुकूल। तो ये उपरोक्त सभी दिए है ना। तो ये तीनों क्वालिटी का होते हैं, समाज संयुक्त परिवार में पाए जाते हैं। सारे लोग मिल के रहते हैं तो एक दूसरे का हित होता है, हित भला होता है, मदद होता है ना। सामाजिक सुरक्षा भी होती है और अनुकूल बचत भी होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे 11 नंबर में क्या, सामान्य निर्धनता किसका दोष है। सामान्य निर्धनता किसका दोष है। निर्धनता से संबंधित आप गरीबी कह सकते हैं, है ना। सामान्य निर्धनता किसका दोष है। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, अ एवं ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य निर्धनता जो है संयुक्त परिवार का दोष है। अगर कोई सामान्य रूप से गरीब हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है, संयुक्त परिवार है ना। ठीक है, ये उत्तर हो गया 11। फिर 12 नंबर में क्या है, संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ियों के सदस्य शामिल होते हैं। संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ियों के सदस्य शामिल होते हैं। तो संयुक्त परिवार में अगर देखा जाए तो क्या रहते हैं, दादा दादी और उनके बच्चे, और फिर दादा दादी जो हैं उनके नाती पोते होते हैं, है ना। तो हम लोग इसको 2 से 3 पीढ़ी कह सकते हैं। एक पीढ़ी में तो संयुक्त परिवार हो ही नहीं सकते, 2-3 पीढ़ी हो सकता है, 4-5 पीढ़ी तो जिंदा ही नहीं रह पाते हैं। 5 पीढ़ी के लोग कहाँ से जीवित रहेंगे। जब कोई 5 पीढ़ी, अगर 70 का भी एक पीढ़ी लिया जाए, है ना, 70 का, तो अगर 4 पीढ़ी भी, अगर 7 चौके 28 हो गया ना, 280 साल तक जिंदा कहाँ रह पाएंगे ना। तो 4-5 पीढ़ी तो कोई परिवार रहता ही नहीं है, जीवित ही नहीं रह पाते हैं। 6-7 पीढ़ी तो और नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2-3 पीढ़ी। संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ी के लोग रहते हैं, 2-3 पीढ़ी के लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि मूल परिवार की रचना में निम्नलिखित में से कौन से संबंध हैं। मूल परिवार की रचना में निम्नलिखित में से कौन से संबंध हैं। तो मूल परिवार की रचना में समरक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, अ एवं ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अ एवं ब दोनों, है ना। मूल परिवार की रचना में समरक्त संबंध भी होता है और वैवाहिक संबंध भी होता है, तो दोनों हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 14 नंबर में, भारत में परिवार संरचनात्मक दृष्टि से एकाकी है और प्रकार्यात्मक दृष्टि से संयुक्त है, यह कथन किसका है ना। भारतीय समाज में परिवार संरचनात्मक दृष्टि से एकाकी है और प्रकार्यात्मक दृष्टि से संयुक्त है, यह कथन है किसका। तो उत्तर क्या है, ऑप्शन क्या है, अ के एम कपाड़िया, ब एम एस गोरे, स आर पी देसाई, द ए डी रोम्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए डी रोम्स। अर्थात ए डी रोम्स ने इस तथ्य को कहा है कि भारत में परिवार संरचनात्मक दृष्टि से एकाकी है और प्रकार्यात्मक दृष्टि से संयुक्त है, ए डी रोम्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 15 नंबर में क्या, निम्न में से एक विवाह के प्रकार कौन से हैं। एक विवाह के प्रकार कौन से हैं। तो एक विवाह में एकल विवाह, जोड़ा विवाह, बहु विवाह, अ एवं ब दोनों। तो ये जो जोड़ा विवाह और एकल विवाह लिखा है, ये दोनों क्या होता है, एक विवाह का प्रकार है। ठीक है, तो सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा, द अ एवं ब दोनों, जोड़ा विवाह और एकल विवाह एक विवाह के प्रकार हैं। ठीक, इसके बाद प्रश्न 16, निम्न में से विवाह की विशेषताएं कौन सी हैं। निम्न में से विवाह की विशेषताएं कौन सी हैं। आर्थिक सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, सार्वभौमिक सामाजिक संस्था और ये सभी। तो विवाह की विशेषता में ये सभी आ जाएंगे।
आर्थिक सहयोग भी होता है, सामाजिक सुरक्षा भी होता है और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था भी होती है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद निम्न में से हिंदू विवाह के प्रकार हैं। निम्न में से हिंदू विवाह के प्रकार हैं। हिंदू विवाह में कौन कौन सा विवाह होता है, यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है उनमें से ब्रह्म विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, पैशाच विवाह होता है। तो ये तीनों होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीनों, है ना। हिंदू विवाह में ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह तीनों होता है। इसके बाद दहेज रोधक अधिनियम बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। दहेज रोधक अधिनियम बना था कब, 1961 में, 1962 में, 1963 में, 1964 में। तो याद रखेंगे कब, 1961 में। दहेज रोधक अधिनियम कब बना था, 1961 में। हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया। हिंदू विवाह अधिनियम कब बना, 1954, 1955, 1956, 1957। तो सही उत्तर हो जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम कब बना था, 1957 में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे, है ना, कि हिंदू विवाह अधिनियम कब बना, तो 1957 में, और दहेज रोधक अधिनियम कब बना, तो 1961 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मानव सृष्टि के लिए ईश्वर का एक अनुपम उपहार है। मानव सृष्टि के लिए ईश्वर का एक अनुपम, तो उपहार किसे कहा गया है, नारी को, पुरुष को, गुरु को, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो मानव सृष्टि के लिए ईश्वर का एक अनुपम उपहार नारी को कहा गया है ना। मानव सृष्टि के लिए ईश्वर का एक अनुपम उपहार किसे कहा गया है, नारी को कहा गया है ना। ठीक है, चलिए और देखते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। ठीक है, प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, दयनीय थी, बहुत अच्छी थी, कुछ नहीं कह सकते, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी थी, है ना। क्या थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, और इसके आगे हम लोग किसी अगले वीडियो में देखेंगे।